नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर 20 को कवर करेंगे, जिसका नाम है किसके जंगल। तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में यहाँ से आपको हर बार 1 से 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है जंगल। यहाँ पे आपको मिजोरम की खेती से एक प्रश्न मिल जाएगा, उसके बाद कुड़ुक भाषा मिल जाएगी आपको यहाँ से, उसके अलावा आपको सूरमढ़ी की कहानी यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर पेपर में मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम लोग बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं ईवीएस एनसीईआरटी 5 के चैप्टर 20 को, किसके जंगल। तो यहाँ से जो जो मेन पॉइंट है हमने हाईलाइट किया है, वही हमको पढ़ना है। चलिए फिर पहला हाईलाइटेड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बिनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मज़ा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूरमढ़ी। सूरमढ़ी जो हैं यह हर रविवार बच्चे को जंगल में ले जाती थी, और झारखंड के इस जंगलों में घूमते समय सूरमढ़ी बच्चों को वहाँ के पौधे और जानवरों की पहचान कराती थी। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास खूब मज़ा आया। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है, कहती हैं सूरमढ़ी। वह कहती हैं हम आदिवासियों को ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट निकल के आता है, यहाँ से तो आपको थ्योरी कंटेंट में 15 नंबर के कंटेंट में प्रश्न तो मिलेगा ही, पेडागॉजी से भी आपको यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चों को किताबों की दुनिया से बाहर ले जाकर जंगलों में ले जाकर उन जंगलों का विज्ञान देना चाहिए। बाहरी जीवन से बच्चे सीखेंगे, पेड़ पौधे क्या हैं, हाँ ये कौन सा फल है, जानवर कैसे रहते हैं, हर चिड़िया की आवाज़ अलग अलग होती है। तो यहाँ से पेडागॉजी का भी प्रश्न आपका बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह एक सच्ची कहानी है सूरमढ़ी की। सूरमढ़ी एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो यहाँ से जो संकेत निकल के आता है, कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछना चाहिए। तो जब हम लोग कक्षा में जंगल के बारे में बच्चों से चर्चा कर रहे हों, उसमें हमें बच्चों से अनुभव भी पूछना चाहिए कि उनको जंगल के बारे में क्या पता है, क्या कहते हैं, मोर कैसी आवाज़ निकालता है, हाँ कोयल कैसी आवाज़ निकालती है, जंगल में पेड़ कैसे होता है, कौन सा फल कैसे मिलता है। बच्चे जब अपने अनुभव शेयर करेंगे, इसमें बच्चों में रुचि बढ़ेगी, एक दूसरे से भाषा वार्तालाप करेंगे तो आपस में मिलाप भी हो पाएगा, और अच्छे से खेल खेल में आसानी से बच्चे सीख भी पाएंगे और उनके अंदर से डर भी हटेगा। तो केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए अभी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों को कैसा ताना बाना है, उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। इन सब पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूरमढ़ी का बचपन कैसे बीता था, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो सूरमढ़ी जो थी, बचपन से ही सूरमढ़ी को जंगल में बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूरमढ़ी के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस में टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्र बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल में यह पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया। सूरमढ़ी के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुढ़िया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों में हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। तो यहाँ से जो मेन पेडागॉजी का प्रश्न बन सकता है कि पाठ शुरू करने से पहले आदिवासियों के जीवन तथा उनकी जंगलों पर निर्भरता पर बातचीत करना अच्छा रहेगा। जब भी हम जंगल से पाठ को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें आदिवासियों के जीवन के बारे में, जंगल में उनकी निर्भरता और कैसे जंगल में रहते हैं, उन सब पर हमें बच्चों से अच्छे से चर्चा करनी चाहिए। ठेकेदारी के बारे में बातचीत करनी चाहिए, यानी ठेकेदारों के बारे में बात करना चाहिए जो जंगल में पेड़ पौधे काटते हैं। ठेका क्या होता है बच्चों में पूछें और बातचीत करें। सूरमढ़ी की कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस संस्था आज भी यह काम कर रही है। अपने इलाके की ऐसी संस्थाओं को या लोगों को चर्चा करवाएं जो जंगल बचाने का काम कर रहे हैं। इन सब पर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूरमढ़ी के जो पिता थे, उनकी तलाश में शहर के पास ही रहने लगे।
पर फिर भी हालात नहीं बदले, कभी खाना होता कभी नहीं होता। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान में कभी कभी सूरमणि के घर अनाज भेज दिया करते थे। उन्होंने कोशिश करके सूरमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूरमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ोगी नहीं तो भूखी मरोगी। मनिया चाचा ने समझाया। भूखा क्यों, या जंगल है ना। सूरमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं तो कहीं बांध बन रहे हैं। जंगल के अधिकार को भी सोचते हैं, जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूरमणि मनिया चाचा की बात कुछ समझ पाई। अगला पॉइंट बनता है कि बीए पास किया उन्होंने। फिर सूरमणि ने बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूरमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूरमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप वजीफ़ा लेकर बीए पास किया। वहाँ गांव का ऐसी पहली लड़की थी जो कॉलेज में उसकी पहचान बासुई दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूरमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जंगल में दूर दूर शहर में जाना पड़ता था। उसके पिताजी को यह आवाज़ पसंद ना थी, पर सूरमणि ने जंगल बचाने का काम जारी रखा और गाँव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू कर दिया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूरमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासियां होने पर जो गर्व उसे महसूस होता वह सभी गांव वालों को भी हो। सूरमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता था। सूरमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता चींची, यानी तोता जो था उसका मित्र था, जो आपको फिगर में दिखाया भी गया है। तो यहाँ से जो पेडागाजी का प्रश्न बन सकता है, बड़े बड़े बांध, सड़कों तथा खदानों के बनने की आवश्यकता तो उनके प्रभाव पर बच्चों की कक्षा में बातचीत की जाए। वहीं ज़मीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल सभी के साझे खजाने से है, या सभी आज एक सुलगता हुआ सवाल है। इन सब पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूरमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना। अपने पहनावे को चाव से पहने, जड़ी बूटी की समझ और बाँस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता था। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों पर संभाल कर रखा जाता था। गाने बजाने कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी थे। इसके अलावा कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो या उसकी ज़मीन हड़प ली जाए, कोई रोज़गार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी की मदद की ज़रूरत होती तो आज सूरमणि की मदद लेता था। यानी सूरमणि जो थी सबसे हक के लिए लड़ती थी। सूरमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली। दोनों साथ में काम करते थे। आज उनके काम को कई लोगों सराहते भी हैं, उन्हें विदेश में भी बुलाते हैं। उनके अनुभव से सीखने के लिए, जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जंगल अधिकार कानून 2007, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न कई बार पेपर में बन चुका है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे थे, वहाँ के जंगल पे वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा करेगी। तो जो जंगल अधिकार कानून 2007 है, इस कानून में यह कहा गया कि जो आदिवासियों को जंगल पर हक दिलाता है, जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, वहाँ के जंगल पर वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उन्हीं का हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं गाँव वालों का है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है, पर हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री बन रही है। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है, हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट से चलते या सोचने की ज़रूरत है कि हमें आदिवासियों कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर वहाँ आएंगे। अगर जंगल ना रहे तो खानों में भी एल्युमिनियम जैसे खनिज निकाल कर ज़मीन को खोखला कर देगी। तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। तो मैप से आया है। हम मैप से भी आपको प्रश्न बनते हैं। तो मैप में जो ऊपर का भाग होता है इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। वहीं जो
इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, नीचे दक्षिण बोलते हैं। तो यहाँ से जो मेन प्रश्न बनते हैं यहाँ से बनते हैं, बंगाल के खाड़ी के निकटतम शहर कौन कौन से हैं और पश्चिम अरब सागर के नज़दीक कौन कौन से हैं। तो अरब सागर में सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं और बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य, तो इन पे हम लोग बात करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, ठीक। और वहीं अरब सागर से बात की जाए तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात 4 राज्य सटे हुए हैं। यहीं से प्रश्न सीटेट में बार बार पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य या अरब सागर से सटे हुए राज्य। तो आप लोग मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में खेती की लॉटरी। तो झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूरमरी की कहानी में पढ़ा है। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वो कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ो। तो टन 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 स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लामटे आ डिंगा डिंकीमा ने अपने बस्ते उठाए और चल दिए और घर की ओर। बीच में सभी ने झरने से पानी पिया। वहीं पर रखे बांस के बने कप में आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके सायमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में हैं। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें एक पर्ची निकाली जाती है। वह सायमा सर के परिवार का नंबर पहला आया है। वह बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है, या मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। सायमा सर ने तीन ज़मीन मांग ली। छोटी मातनी पूछ बैठी, तीन ज़मीन क्या होता है। तो चामुई ने समझाया, 1 3 बीज हम जितनी ज़मीन पर बोते हैं उसे ही 1 3 ज़मीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसी लॉटरी के गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी ज़मीन मिल गई। तो यह प्रश्न स्टेट में कई बार बन चुका है। यहाँ से 1 3 बीज किसे कहते हैं। तो 1 3 बीज जो होता है, हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही हम 1 3 ज़मीन बोलते हैं। 1 3 बीज हम जितने ज़मीन में बोते हैं उसको हम लोग 1 3 बीज ज़मीन बोलते हैं। झूम खेती होती क्या है, आइए देखते हैं। तो झूम खेती जो होती है, झूम खेती का तरीका निराला है। या फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने को देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उगाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर सब इस ज़मीन को खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोतता नहीं है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन की मिट्टी से मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उनमें घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम होता है। सड़कें तो नहीं है, पर ऊंचे नीचे पहाड़ों पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गाँव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, जब साथ में खाना पकाते हैं, खाते और मज़े करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। चेराव नाच कहाँ का है, मिजोरम का है। अभी प्रश्न कई बार पेपर में बन चुका है। इस नाच में ज़मीन पर बाँस की डंडी को लेकर दो लोगों को जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। चेराव नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। तो मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हुए हैं, मुश्किल जीवन जीते हैं और लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट आता था कि मिजोरम की खेती कैसे होती है, ठीक। ऐसे डांस करते हैं बच्चे, बांस का लगा रहता है, 2 बांस रहते हैं, बीच में दोनों तरफ पकड़े रहते हैं, बीच में औरतें नाचती हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर 20 को पढ़ा, जिसका नाम था किसके जंगल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ पे आपसे 2 से 3 नंबर के प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखिएगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चलाई जाती हैं। तो अगर आप
हर क्लासेज की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है, तो आप सब उस सबका वीडियो देख सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।